दोस्तों नमस्कार। आज की तारीख है 8 अक्टूबर और आज के समाचार पत्रों में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं हम उनको देखेंगे। साथ ही सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न उनसे बन सकते हैं उन्हें भी देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा समाचार है ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस को लेकर के। इससे प्रश्न बन सकता है क्योंकि जैसे जैसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पुलिसिंग में विज्ञान की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो पुलिस में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कैसे जो है कंप्यूटर में पुलिस की दक्षता को बढ़ाया जाए, ड्रग्स की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इत्यादि में के नए नए तरीके आ रहे हैं। तो इन सबको रोकने के लिए इस ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस में विचार विमर्श किया गया। तो ये कहाँ किया जा रहा है, ये कहाँ आयोजित हो रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है, ये हमारा पहला ऑप्शन है देहरादून में। ये यहाँ से एक और प्रश्न समझ लेने की ज़रूरत है। देहरादून में FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के कैंपस में यह पुलिस साइंस कांग्रेस आयोजित हो रहा है। यानी वन अनुसंधान संस्थान बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। आगे हम चलें तो देखते हैं कि एक प्रश्न पूछा जा सकता है, वर्ल्ड कॉटन डे यानी विश्व कॉटन दिवस कब मनाया जाता है? आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कॉटन दिवस मनाने की? ये बहुत पहले से नहीं, 2019 से मनाया जा रहा है। अफ्रीका के 3-4 देशों के प्रस्ताव पर WTO ने इसे मनाने की शुरुआत की। तो हम देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर बढ़ते जा रहे हैं, तो जिससे कॉटन का उपयोग हतोत्साहित हो रहा है। ऐसे में किसानों से लेकर के अर्थव्यवस्था में कॉटन का महत्वपूर्ण योगदान देखते हुए इसको एक दिवस के रूप में मनाने की बात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की गई है। तो यह मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को। इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है वर्ल्ड कॉटन डे की। तो इसकी थीम इस बार की 2023 की थीम थी खेत से लेकर फैशन तक। खेत से लेकर फैशन तक सभी के लिए कपास को उचित और टिकाऊ कैसे बनाया जाए। खेत से लेकर फैशन तक सभी के लिए कपास को उचित और टिकाऊ कैसे बनाया जाए। तो ये रही बात विश्व कॉटन दिवस के बारे में। आगे चलें तो वायुसेना दिवस पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस आज यानी 8 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। यह क्यों चर्चा में है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम अगर समझें तो हमारी वायुसेना की स्थापना का दिवस है। और यह स्थापना अंग्रेज़ों के समय में यानी 1932 में की गई। जो यूके की रॉयल एयरफोर्स थी उसके एक विंग के रूप में एयरफोर्स की स्थापना की जाती है। इस बार की थीम पूछी जा सकती है तो एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। क्या इसकी थीम थी? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, यानी जो वायु शक्ति है वह सीमाओं को नहीं जानती है, सीमाओं से परे है। आगे देखें तो एशियन गेम्स में भारत कुल 107 पदक जीता इस बार और सबसे ज़्यादा पदक जीत करके लाया इस बार के 19वें एशियन गेम में। सबसे ज़्यादा मतलब कि भारत जितने भी एशियन गेम अब तक हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा जीत करके लाया है। तो भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक ले आया है। आगे हम इसमें देखें तो पुरुष की क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता। हमने हॉकी की टीम में देखा था गोल्ड मेडल लाई थी पुरुष टीम जापान को हरा करके। महिला की कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। तथा कल के खेलों में दीपक पुनिया, पूछा जा सकता है इनका संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। तो कुश्ती में ये सिल्वर मेडल जीत करके लाए हैं। अब देखिए इजराइल हमास विवाद, इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये
इजराइल फ़लस्तीन विवाद यहाँ लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है भूमध्य सागर, और इस भूमध्य सागर के किनारे पर ये यहाँ से लेकर के ये देश है इजराइल। अब आप देखिए इस इजराइल में, इजराइल की जो पूरी लोकेशन है इसमें फ़लस्तीन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर समझें तो ये जो पूरा हिस्सा है पिंक कलर में, ये पूरा इजराइल का है। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसे गाजा पट्टी कहा जाता है, और ये जॉर्डन की सीमा पर जो ब्लू कलर से घिरा हुआ हिस्सा है इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। और बाकी वेस्ट बैंक से थोड़ा सा ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हिस्से में बीच बीच में फ़िलिस्तीन के भी हिस्से हैं और इजराइल के भी हिस्से हैं। हम फिर से एक बार समझें तो यहाँ पर मुख्य रूप से 4 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। ये गोलन हाइट्स का हिस्सा, पहले ये सीरिया का हुआ करता था, बाद में इस पर इजराइल ने कब्जा किया। ये वाला हिस्सा जो है ये अभी विशुद्ध रूप से इजराइल है, तथा इतना हिस्सा इसमें इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों के शासन चलते हैं। ये वेस्ट बैंक जो है, इस वेस्ट बैंक में इजराइल और फ़िलिस्तीन दोनों के बीच विवाद चल रहा है, तथा ये जो गाजा पट्टी का हिस्सा है, गोलन हाइट्स का हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा जो भी मैंने ड्रा किया इसके बीच, इन सब के बारे में हम एक पूरी समझ विकसित करेंगे, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या विवाद कब होता है। तो सबसे पहले हम समझें कि ये विवाद 100 वर्ष पुराना है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय यहूदियों को जर्मनी से, दुनिया के देशों से प्रताड़ित किया गया, उनको भगाया गया। तो मित्र राष्ट्रों के द्वारा उन्हें बसाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा। तो उन लोगों ने यहाँ पर ये जो हिस्सा है यहाँ पर इनको बसाने की शुरुआत की गई। पहले भी यहाँ पर यहूदी लोग रहते थे लेकिन अल्पसंख्यक थे। बाद में इन्हें बाहर से लाकर के बसाया गया, तो यहाँ पर रहने वाले फ़लस्तीनियों को यह स्वीकार्य नहीं था। चूँकि प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य हार गया था और इस वाले फ़लस्तीन वाले हिस्से पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था, तो ब्रिटेन ने यहाँ पर बाहर से ला करके बाद में यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। तो 1947 में संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लाया गया। 1947 में प्रस्ताव लाया गया कि फ़िलिस्तीन का विभाजन कर दिया जाए 2 राज्यों के रूप में, एक तरफ इजराइल बना दिया जाए, एक तरफ फ़िलिस्तीन बना दिया जाए, जिसमें ये यरूशलेम है, इसे कहा गया कि इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया जाए, क्योंकि यरूशलेम जो है यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों के लिए यह पवित्र स्थल है। इजराइल तो मान जाता है लेकिन फ़िलिस्तीन को अस्वीकार था कि उसका ज़मीन का टुकड़ा 2 भागों में बांटा जाए। 1948 में ही युद्ध शुरू हो जाता है अरब देशों और इजराइल के बीच। तो अरब देशों की ओर से ये जॉर्डन जो ये देश है और इधर जो मिस्र है, इन दोनों ने मिल करके युद्ध लड़ा इजराइल से। तो ऐसे में हुआ ये 1948 वाले युद्ध में ये वाला गाजा पट्टी का हिस्सा मिस्र के कब्जे में आ गया, वेस्ट बैंक वाला हिस्सा जॉर्डन के कब्जे में आ गया। लेकिन इजराइल हार नहीं मानता है। 1967 में यह फिर से एक युद्ध होता है, जिसमें 1967 वाले युद्ध में इजराइल गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लेता है।
वेस्ट बैंक पर भी कब्जा कर लेता है और सीरिया के गोलन हाइट्स पर भी कब्जा कर लेता है। इजराइल यहाँ से बाद में अपना कब्जा तो छोड़ देता है, लेकिन इस गोलन हाइट ये यरूशलेम और वेस्ट बैंक वाले हिस्से से अपना कब्जा नहीं छोड़ता है और ये आज भी विवाद की वजह बनी हुई है। तो गाजा पट्टी में फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं, ये जो मैंने ड्रा किया इसके अंदर फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं तथा यहाँ पर भी फ़िलिस्तीन के लोग रहते हैं। समस्या तब बढ़ गई जब यहाँ पर 2007 में गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में फ़िलिस्तीन से अलग चरमपंथी समूह एक है, उसका नाम है हमास। उसने तख्ता पलट कर लिया, यानी इस गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में हमास का शासन है और बाकी फ़िलिस्तीन वाले क्षेत्र पे फ़िलिस्तीन की अपनी सरकार है। और यहाँ पर जो वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है इस पर फ़िलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी का शासन है और इजराइल का भी है। तो फ़िलिस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के शासन को यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की मान्यता भी मिली हुई है। लेकिन ये जो यरूशलेम का हिस्सा है यहाँ पर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा है यहाँ पर, और इस पवित्र शहर को फ़लस्तीन अपनी राजधानी बनाना चाहता है और इजराइल का अपना पूरा कब्जा है, तो इसलिए यहाँ पर युद्ध होता रहता है। 1993 में एक ओस्लो एकॉर्ड हुआ, ओस्लो समझौता हुआ। इसके तहत संघर्ष विराम इन दोनों देशों के बीच हो गया था, तो युद्ध रुक गया था, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया, तो फिर से युद्ध शुरू हो गया। अब इस समय क्या स्थिति है कि ये जो गाजा पट्टी के इलाके पर जो हमास का शासन है, ये हमास चरमपंथी संगठन है। ये एक साथ 5000 मिसाइलें दाग देता है इस वाले इजराइल की सीमा में, तो और साथ ही इजराइल की सीमा में ये इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, वहाँ के लोगों को मारते हैं। बहुत हद तक इजराइल का एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे एयर डोम कहा जाता है, ये शब्द भी आप याद रखें। एयर डोम एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें बहुत सारी मिसाइल एक साथ निकलती हैं और हमास की तरफ से दागी गई मिसाइल को काउंटर करती हैं। लेकिन फिर भी एक साथ जब इतनी मिसाइल दागी गई तो अनेक जगहों पर जाकर के किसी भवन पर गिरी। तो ये हमने देखा गाजा पट्टी का इलाका, ये गोलन हाइट्स का इलाका, ये वेस्ट बैंक का इलाका, ये सब विवाद के मुद्दे हैं, विवाद के विषय हैं। एक और फैक्ट जान लेने की ज़रूरत है कि ये जो हमास की तरफ से ये अभियान चलाया गया इजराइल के ख़िलाफ़, इसे कहा गया अल-अक्सा। ये अल-अक्सा के नाम से अभियान चलाता है। ये अल-अक्सा नाम से एक यहाँ पवित्र मस्जिद भी है जेरूशलम में, जो मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे। कुछ और फैक्ट जानने की समझने की ज़रूरत है परीक्षा के लिए कि क्या भारत का दृष्टिकोण कैसा रहा इस विवाद के संबंध में। तो शुरू से भारत फ़लस्तीन के पक्ष में रहा। जब 1947 में फ़िलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव लाया गया यूनाइटेड नेशन में, तो भारत ने उसके खिलाफ मतदान किया। 1974 में भारत फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दे देता है। 1988 में भारत फ़िलिस्तीन की सरकार को मान्यता देता है। 2003 के आसपास जो है भारत इजराइल के ख़िलाफ़ मतदान भी करता है, यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लाया जाता है। तो 2011 में यूनेस्को को पूर्ण सदस्य का दर्जा देने की बात हुई कि फ़िलिस्तीन को यूनेस्को का पूर्ण सदस्य बनाया जाए, तो भारत ने इसके पक्ष में समर्थन किया। भारत वहाँ पर फ़िलिस्तीन में पुस्तकालय, तकनीकी कॉलेज, अल अजहर नाम से एक विश्वविद्यालय खोल रहा है। भारत के सांस्कृतिक संबंध फ़िलिस्तीन से बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये सब समीकरण 2015 के बाद से बदलने शुरू हो जाते हैं। यूनाइटेड नेशन में इस वाले इलाके में और यहाँ गाजा पट्टी में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानवाधिकार संगठन,
की जांच की बात की गई 2014 में, उस जांच के लिए कहा गया तो भारत ने तो उसका समर्थन कर दिया था, लेकिन जब 15 में इसकी रिपोर्ट के स्वागत की बात आई यूनाइटेड नेशन में तो भारत इसमें अनुपस्थित रहा, शामिल नहीं हुआ। और इस समय हमने चर्चा किया था एक दिन के करंट अफेयर्स में, अब्राहम एकॉर्ड की बात किया था। तो अब्राहम एकॉर्ड में हमने देखा था कि अरब देशों में यूएई और बहरीन से इजराइल के संबंध अच्छे खासे बन रहे हैं, और भारत अमेरिका का मित्र राष्ट्र है। इस समय भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, और यह अब्राहम एकॉर्ड करवाने में अमेरिका का सहयोग है। अमेरिका इजराइल का खुल करके साथ देता है। तो धीरे धीरे इस समय जो भारत की रणनीति है वह इजराइल के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। तो इस समय अगर इस समय की स्थिति हम देखें तो भारत का ज़्यादातर समर्थन इजराइल के पक्ष में है। अब भारत का इजराइल के साथ थोड़ा सा हम संबंध देखें तो इजराइल काफ़ी मोर्चों पर भारत के साथ रहा है। जैसे कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें भारत का समर्थन किया इजराइल ने। अब इजराइल के साथ हम अपने संबंधों को देखें तो भारत का इजराइल के साथ इस समय ठीक ठाक संबंध है। जैसे उन कारगिल का युद्ध हुआ तो इजराइल ने भारत का खुल करके साथ दिया। रक्षा क्षेत्र में भारत का खूब ढेर सारा सहयोग है इजराइल के साथ। साथ ही कृषि में हम उनकी तकनीकी को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। वाणिज्य में, प्रौद्योगिकी में हमारा इजराइल के साथ अच्छा खासा सहयोग है। इजराइल को भारत 1950 में मान्यता दे देता है। हालांकि 1947 में भले टू स्टेट पॉलिसी के खिलाफ मतदान किया था भारत ने यूनाइटेड नेशन में, लेकिन फिर भी 1950 में मान्यता दे देता है। 1992 में इजराइल से हमारे राजनयिक संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। तो इस समय भारत का झुकाव इजराइल की तरफ है, ये समझने की ज़रूरत है। आगे देखें तो सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत हुई। तो ये पूछा जा सकता है कि आखिर सागर परिक्रमा का संबंध किससे है। तो भारत सरकार का जो मत्स्य और पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय है उसके तहत ये चलाई गई एक योजना है कि जो तटीय क्षेत्र में बसे हुए लोग हैं, जो मछुआरे हैं और भी जो हितधारक हैं, मछली किसान जो हैं, उनके लिए एकजुटता की बात की गई। उनके लिए जागरूकता, उनके लिए तरह तरह के सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता, उन्हें अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए यह सागर परिक्रमा की शुरुआत हुई थी गुजरात में मांडवी से। पहले चरण की शुरुआत इसकी हुई थी गुजरात में मांडवी से 2022 में, और यह 9वां चरण चल रहा है जो कि तमिलनाडु वाले हिस्से में जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। तो तमिलनाडु में एक जगह है थिरुवंदानी, यहीं थिरुवंदानी तमिलनाडु में यह शुरू किया गया। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।